गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको साना साना हाथ जोड़ पाठ के प्रश्न उत्तर समझाएंगे। आपने अभ्यास प्रश्न तो कर लिए हैं, कुछ अन्य प्रश्न एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अन्य प्रश्न उत्तर हम आपको समझाएंगे क्योंकि अभ्यास प्रश्न आप कर चुके हैं। अन्य प्रश्नोत्तर में आपने देखा कि किस तरह से लेखा घूमते हुए उस सिक्किम के सौंदर्य का वर्णन करती है। इसका थर्ड क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ में प्रदूषण के कारण हिमपात में कमी आती जा रही है और यह एक चिंता का विषय है। प्रदूषण के और कौन से दुष्परिणाम हो सकते हैं और हमें इनकी कैसे रोकथाम करनी चाहिए। इसका उत्तर देखिए, प्रदूषण के कारण लायोंग में हिमपात कम होता जा रहा है, अर्थात हिमालय की बर्फ है वो कम उसके ऊपर जमी हुई है और जो जमी हुई है वो धीरे धीरे करके पिघलती जा रही है। यदि हिमपात और जो एक ठोस रूप में साल भर हमें पानी देती है, यदि वह खत्म हो जाएगी तो फिर हमारे लिए जल कहाँ से आएगा। इस संबंध में लेखिका द्वारा चिंता व्यक्त किया करने का कारण है, प्रदूषण के कारण अनेक दुष्परिणाम हो सकते हैं, जैसे नदियों में जल प्रवाह कम हो सकता है, जब बर्फ नहीं होगी तो पानी कहाँ से आएगा। वायु और ध्वनि प्रदूषण बढ़ सकता है, महानगरों में वाहनों से उत्सर्जित धुएं में सांस लेना भी मुश्किल हो जाएगा। इसकी रोकथाम के लिए हमें जन जागरण में सक्रिय सहयोग करना चाहिए। पर्यावरण शुद्धता एवं स्वच्छता के सारे कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए। पर्यावरण शुद्धता के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए और उसके साथ साथ हमें स्वच्छता का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पहरा दे रहे हैं। एक फौजी ने इस कथन को क्यों कहा। लेखिका को भी आश्चर्य हुआ। इस कथन पर जीवन मूल्यों की दृष्टि से चर्चा कीजिए। देश की सीमा पर पहरा देने वाले हमारे सैनिक हमारे रक्षक हैं, जो माइनस दिन रात सर्दी गर्मी बरसात में अनेक कठिनाइयों को सहते हुए वो हमारे देश की रक्षा करते हैं या हमारी रक्षा करते हैं। अतः हमें फौजियों से देशभक्ति, कर्तव्य पालन और समर्पण की भावना की प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस तरह से वो अपना सब कुछ समर्पित करते हैं। हमें फौजियों से उनके इन्हीं जीवन मूल्यों की सीख लेनी चाहिए और उनका पूरा सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के यात्रा वृत्तांत में लेखिका को सीमा पर तैनात सैनिकों को देखकर किस प्रकार की अनुभूति होती है। सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका ने सीमा पर तैनात सैनिकों को -15 डिग्री पर रहते हुए देखा। लेखिका का मन इस कर्तव्य निष्ठा से रोमांचित हो गया। उसे लगा कि सैनिक देश की सीमाओं में तथा देशवासियों की रक्षा के लिए इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी पहरा दे रहे हैं। वे अपने घर परिवार से दूर वीरान जगहों पर रह रहे हैं। इसलिए हम सबका भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि हमें सैनिकों का सम्मान करना चाहिए और उनके परिवार की रक्षा के लिए या उनके साथ परिवार के देखभाल के लिए हमें भी अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। साना साना हाथ जोड़ पाठ में लेखिका ने माया और छाया का खेल किसे कहा है। अर्थात लेखिका ये बताना चाहती है कि प्रकृति पल पल में परिवर्तित होती है, कभी ठंड, कभी गर्मी, कभी बरसात या कभी देखे धूप या छांव। परमात्मा की सृष्टि इस संसार की माया और छाया का खेल है। यहाँ पर प्रकृति पल पल में अपना रूप बदलती है। लेखिका द्वारा किए गए वर्णन से हम यह प्रेरणा ले सकते हैं कि इस सृष्टि एवं प्रकृति में परमात्मा के छिपे रहस्यों को समझें, उनसे शिक्षा लें और इस प्रकृति में जितनी आत्मीयता रखेंगे उतना ही वह हमें आनंदित करेगी। हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। आगे है, लेखिका ने लिखा हुआ है, गंतोक प्रवास के दौरान लेखिका को कौन सी साध पूरी हो सकी। लेखिका चाहती थी कि वह हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा को देखे, लेकिन मौसम अच्छा न होने के बावजूद हल्के हल्के
बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था, जिस कारण लेखिका चाहकर भी कंचनजंगा को नहीं देख पाई। पिछले वर्ष की बात इस बार भी लेखिका की यह साधना पूरी नहीं हुई, अर्थात कंचनजंगा की चोटी उसे नहीं दिखाई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मन काव्यमय हो उठा, सत्य और सौंदर्य को छूने लगा। इसमें लेखिका क्या बताना चाहती है? जब लेखिका को सेवन सिस्टर वाटरफॉल देखा और उसकी मधुर ध्वनि, पानी की गिरने की ध्वनि होती है, जब उनसे गिरता हुआ पानी और उसकी ध्वनि हुई तो लेखिका का मन काव्यमय हो गया। वह झरना काफी ऊंचाई से वेग से गिर रहा था। इस दृश्य को देखकर नीचे एक पत्थर पर बैठकर झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत भी लेखिका सुनने लगी। थोड़ी देर बाद जलधारा में पैर डुबोए तो उसका तन मन भी केवल ठंडा पानी था और लेखिका पैर डुबोए बैठी हुई तो ये लगता था उसके अंदर मन तक सिहरन हो गई। भावुकता समा जाने से उसका मन काव्य में हो उठा। लेखिका कहती है, मेरे लिए ये सचमुच एक खोज यात्रा थी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है क्योंकि लेखिका ने प्रकृति के अद्भुत सौंदर्य, उसकी संमोहक शक्ति, वहां के संघर्षपूर्ण जीवन को साक्षात रूप में देखा था। उसने वहां पढ़ने वाले बच्चों की कठिनाइयां, डोकों में बच्चों को पीठ में बांधकर काम करती हुई स्त्रियां, भीषण सर्दी में भी सीमांत क्षेत्र में गश्त करते हुए फौजियों को देखा। तो ये सारी अनुभूतियां लेखक के लिए एक खोज यात्रा के समान थी। जितेंद्र ने लेखिका को गुरु नानक के विषय में क्या जानकारी दी थी? जितेंद्र ने लेखिका को बताया कि एक स्थान पर कि मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल चिटक कर बाहर गिर गए थे, इस कारण यहाँ पर चावल की खेती होती है। अर्थात इनकी जानकारी के लिए कि गुरु नानक भी इस पर्वतीय क्षेत्र पर यात्रा करने के लिए आए थे। लेखिका क्या कहती है? जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का, क्योंकि यदि हमें पानी ना मिले तो हमारा जीना दुर्भर हो जाए। तो कितना ऋण है। मणि के कथन का यह भाव क्या है? अर्थात लेखिका की सहेली मणि का यह कथन प्रकृति के प्रति प्रणाम भाव है। कितना ऋण है। प्रकृति ने हिम शिखरों पर जमुई बर्फ को पिघलाकर हमें जल धारा के रूप में प्रवाहित कर नदियों के रूप में हमारे जीवन विकास के लिए व्यवस्था की है। यदि हिम शिखर ना हो, पानी ठोस रूप में ना जमा रहे सर्दियों में, तो पानी बरसे और बहकर चला जाए, क्योंकि तो ढलान के अनुसार बहेगा ही। फिर हमें साल भर पानी कहाँ से मिले? इसके लिए ईश्वर ने शायद हिम शिखरों को बनाया, जहाँ पर ग्लेशियर बने हुए, जहाँ पर बर्फ जमी रहती है और गर्मी आती है तो वो पिघल करके हमें नदियों में पानी देती है। यदि नदियों से हमें पानी न प्राप्त हो तो शायद हमारा जीवन मुश्किल हो जाएगा। प्रकृति का यह उपकार अविस्मरणीय है। इस कथन से प्रेरणा मिलती है कि हमें प्रकृति के प्रति कृतज्ञ होकर उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। आप ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को झुठलाया। इसमें लेखिका क्या बताना चाहती है? पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क बनाने का कार्य अत्यंत कठिन होता है। इतना जितना सकरा रास्ता हम देखते हैं, इस रास्ते को बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। रास्ता बनाना बड़ा कठिन कार्य है। यहाँ पर डायनामाइट लगाकर चट्टानों को तोड़कर उन्हें छोटे छोटे पत्थरों में बदल दिया जाता है। फिर उन्हें लोहे के जाल पर लंबी पट्टी की तरह बिछाकर कटे रास्तों पर बाड़े की तरह लगाया जाता है। जरा सी चूक हो जाने पर काम करने वाला नीचे हजारों फीट खाई में चला जाता है और अपनी जान गंवा बैठता है। इस साहस को देखकर लेखिका ने कहा कि रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को भी झुठलाया है, अर्थात जो बच गए वो बच गए और कई लोगों की मौत भी हो जाती है। कौन सा सौंदर्य लेखिका के लिए असहाय था? लेखिका ने लिखा हुआ, संध्या के समय चाय के बागानों में कई युवतियां बोकू या सिक्किमी पर्दान पहनकर चाय की पत्तियां तोड़ रही थी। उन युवतियों का यौवन और श्रम से दमकता हुआ चेहरा आकर्षित कर रहा था।
उनमें से एक युवती ने चटक लाल रंग का बोकू पहना हुआ था, क्योंकि सारी हरी पत्तियां थी और उन हरी पत्तियों के बीच में लाल रंग का बोकू बहुत ही चमक रहा था। जो सघन हरियाली के बीच चटक लाल रंग की अस्ताचलगामी सूर्य किरणों की आभा से इंद्रधनुषी छटा बिखेर रहा था। उसका यह सौंदर्य लेखिका के लिए असहाय था, अर्थात गोरा शरीर, लाल रंग का बोकू पहने हुए हरी पत्तियों के बीच में लेखिका कहती थी कि उसका सौंदर्य असहनीय था, इतनी अधिक वो सुंदर लग रही थी। कटाव के प्राकृतिक सौंदर्य का सैलानियों ने कैसे आनंद उठाया। कटाव में चारों ओर बर्फ जमी हुई थी। ताजी पड़ी बर्फ को देखकर सैलानियों का मन उछलने लगा था। वे बर्फ में लेट लेट कर इन हसीन लम्हों को कैमरे में कैद करने लगी थी। इन हसीन प्राकृतिक दृश्यों को देखकर लेखिका के पांव भी झंझना रहे थे। फिर भी वह सारे परिदृश्य को अपने भीतर खींचने के लिए उत्सुक थी कि ये सारे दृश्य जो आज दिखाई दे रहे हैं हमारे आंखों से ओझल हो जाएंगे, फिर हमें ये ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। इस तरह से लेखिका उत्साहित थी। डियर स्टूडेंट, ये सभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं, आपको इनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जो आपको लगे कि मुझे अपनी कॉपी में लिखना है उसको आप कॉपी में भी लिख सकती हैं। धन्यवाद।